नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और हमने जो अपना आधार है यूजीसी नेट को बना रखा है, उसके सिलेबस को बना रखा है। तो हमने इसका एक पार्ट और बनाया है, ये पार्ट 2 है। नामवर सिंह के द्वारा जो कहे गए महत्वपूर्ण कथन हैं, उन कथनों को हम देख रहे हैं। आपको पता है कि इनके जो कथन है कितने महत्वपूर्ण है, इनका इतिहास ग्रंथ, इनके ग्रंथों में जो बात लिखी गई है, इनकी पुस्तकों की जो महत्वपूर्ण जो कथन है, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वे पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हमने उनके कथनों को देखा। ये पार्ट 2 है, तो आप पहले पार्ट 1 को देखिएगा फिर पार्ट 2 को देखिएगा। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम पार्ट 2 को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे खराब तो हिंदी साहित्य के इतिहास का संदर्भ है। हमने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट लिया। ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया कि भक्ति काव्य अलग हो जाए और रीति काव्य को ही हम खास तौर पर पतन का काव्य कह सके, दिखा सके, जबकि हम भूल जाते हैं कि इसी काल में, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवि हुए हैं। फारसी की परंपरा की दृष्टि से यह दौर अत्यंत गौरवशाली है। संगीत को ले तो खुसरो के साथ ख्याल गायकी शुरू होती है। स्थापत्य को ले तो इस काल में स्थापत्य कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दक्षिण के मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर और विशाल स्थापत्य की निशानी है। इस समय मूर्तिकला पूरी समृद्धि पर रही है। अतः जिसे हम तथाकथित मध्यकाल कहते हैं और जिसके प्रति हमारी दृष्टि ओरिएंटल दृष्टि है, वह बदलनी चाहिए। इतिहासकार इसे बदले या न बदले वे जाने, पर साहित्य व संस्कृति का इतिहास लिखते समय हम यूरोप के उस मॉडल को छोड़ दें और रीतिकाव्य को भारतीय दृष्टि से मध्यकाल का हिस्सा मानकर अपनी दृष्टि बदले। साहित्य की पहचान इनकी पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक में ये बातें कही गई हैं। तो देखिए, नामवर सिंह के द्वारा कहे गए कथनों को आप छोड़ नहीं सकते और उनके जो पुस्तकें हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अच्छा उत्तर दे सके और वहाँ पे जब भी प्रश्न आए कथनों से तो हम बता सके कि किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए, साहित्य की पहचान पृष्ठ संख्या 40 में ये बात कही गई है और बताया गया है कि जो हमने बांट दिया है हिंदी साहित्य को 4 कालों में, आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, ये जो है सबसे काल विभाजन को वो अच्छा नहीं मानते। तो नामवर सिंह के द्वारा ये बात कही गई है। अब देखिए क्या बात है, जिसे हमारे इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल कहा है। गदर के पहले तक का काल वो उर्दू शायरी में नज़ीर अकबराबादी, मीर और गालिब का काल है। गोल्डन पीरियड है। ठीक उसके समानांतर हिंदी में जो कविता लिखी जा रही है उसे कायदे से स्वर्ण युग कहने के बजाय पतन का काव्य कहा जाता है। साहित्य की पहचान पृष्ठ संख्या 44 में ये बात कही गई है। तो देखिए, साहित्य की पहचान में इन्होंने साहित्य कि किस लिए लिखा जाता है, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को आधार बिंदु बना करके काल विभाजन और साहित्य में होने वाली त्रुटियों को बताने की कोशिश की है। यह अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को, फ्यूडलिज्म को खराब समझते हैं और आधुनिक बुजरबाजी को अच्छा मानकर चलते हैं। यह भूल जाते हैं कि कभी कभी इस पूरी लड़ाई में मामला उलट भी सकता है। हम लोगों ने साहित्य, कला और काव्य को जांचने परखने के जो आधार विकसित कर लिए हैं, वे नितांत गैर साहित्यिक और क्रूड सोशल व पॉलिटिकल समझ पर आधारित है। साहित्य की पहचान पुस्तक में ही ये सारी बातें कही गई हैं। तो साहित्य की पहचान पुस्तक जो है नामवर सिंह की पुस्तक है। अगर कभी प्रश्न आ जाए तो आप लोग सक्षम हो पाएंगे, आंसर को आप लोग टिक लगाने में ज़्यादा संकोच नहीं करेंगे।
इतनी मोटी सी बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आती कि संपूर्ण साहित्यकारों तथा साहित्यिक कृति का समुचित मूल्यांकन भी इतिहास हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का है। वास्तविक आलोचना किसी एक कृति का मूल्यांकन करते समय परोक्ष रूप से साहित्य की समस्त कृतियों का मूल्यांकन करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मूल्यांकन ही नहीं है और उसके अंतर्निहित प्रतिमान में कहीं न कहीं असंगति है। इतिहास और आलोचना में ये बात कही गई है। तो इतिहास और आलोचना जो पुस्तक है वह भी नामवर सिंह की है। और देखिए मतलब नामवर सिंह की जो विचारधारा है, मतलब उनकी जो थिंकिंग है, और जितने रचनाकार हैं और जितने भी आपने साहित्य ग्रंथ अगर आपने पढ़े होंगे, साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, उनसे डिफरेंट है और वह कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देखते चलिए और ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो नामवर सिंह है उनका जो दृष्टिकोण है अन्य जो इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य को लिखने वाले उनसे अलग है और उनसे अलग ही बात कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी चिंतन की चर्चा करते हुए अपने इस मान्यता को और पुष्ट किया है। उनका कहना है कि इस चिंतन के क्रम में द्विवेदी जी जहाँ परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं साहित्य संबंधी एक नई मान्यता भी सामने आती है। इस प्रकार नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मान भी दृष्टिगोचर होता है। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। दूसरी परंपरा की खोज, ये जो पुस्तक है इसमें ये बात कही गई है नामवर सिंह के द्वारा। तो दूसरी परंपरा की खोज ये जो पुस्तक है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इस पुस्तक की ये कथन है। इतिहास वही लिखता है और लिख सकता है सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग्य हो। यदि आप स्वयं इतिहास से तटस्थ हों, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे तटस्थ हो, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है उससे आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। वरना आप एंटीक्वेरियम की तरह से काम करेंगे, आप एक अतीतवादी यानी मुर्दे उखाड़ने वाले होंगे। आलोचना के मुख्य ये जो रचना है इसमें लिखी गई है बात, तो देखिए इसमें दिया भी गया है कि मतलब जो कथन है किस पुस्तक से लिया गया है और किस पुस्तक के पेज पे लिखा गया। तो आप अगर पढ़ेंगे इन पुस्तकों को तो बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनमें ये सारी बातें कही गई हैं और नामवर सिंह से संबंधित है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो संत भक्ति की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशीलता भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी हसोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। निश्चित ही इसकी वीर भावना में न तो महाभारत सा उदार शौर्य और पराक्रम है और न इसकी श्रृंगार भावना में कालिदास की सी मुग्ध तन्मय भावकुलता और रासयुग का प्रभाव रासों की वीरता और श्रृंगार दोनों भावनाओं पर पड़ा है। इसलिए रासों की महिमा वीरता और श्रृंगार के उदार तथा उज्ज्वल चित्रण में उतनी नहीं जितनी अपने युग की वास्तविक वीरता तथा प्रेम भावना को प्रतिबिंबित करने में है। कहना न होगा कि इस कार्य में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा है वह संत भक्ति काव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। यदि वह विशेषता है जिससे यही वह विशेषता है जिससे रासयुग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पश्चिम ही यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का बृहद कोश और
मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, तो इसमें ये बात कही गई है। तो इन कथनों को आप थोड़ा मतलब ढंग से देखते चलिए, और इन कथनों की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। तो इनको जब तक आप 3 से 4 बार नहीं पढ़ेंगे तो ये दिमाग में बैठते ही नहीं है, याद नहीं होते। तो इनको पढ़ना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने में असक्षम हैं तो मेरी वीडियो को 3 से 4 बार सुन लीजिएगा, आपका जो काम है यहीं से हो जाएगा। और देखिए क्या है, कविता के नए प्रतिमान का महत्व इसमें है कि इस पुस्तक में उन मूल्यों को वास दिलाने का प्रयत्न किया जो उस समय शासक काव्य मूल्य नहीं थे। मुक्तिबोध के काव्य मूल्यों की स्थापना की दशा में यह पुस्तक अविस्मरणीय है, लेकिन उससे भी बड़ा अवदान इस पुस्तक का संभवतः यह है कि इसने विस्तार से प्रमाणित किया कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम अभेद्य प्रतिमान मानते हैं। वे वास्तव में हमारे संस्कार हैं, जड़ीभूत सौंदर्य भी रुचि है। इस प्रकार जीवन की परिवर्तनशीलता, यह आग्रह हर काल की नई कविता, नई रचनाशीलता के पक्ष में जाता है। कविता और समय, तो इसमें यह बात कही गई है इस पुस्तक में। तो देखिए, बहुत सारी पुस्तकों में नामवर सिंह के बारे में बातें कही गई है, और नामवर सिंह ने खुद इतनी सारी किताबें लिखी हैं जिसमें हर युग के बारे में, हर मतलब जितने भी युग हैं, जितने भी काल हैं, उसके बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। तो देखिए, नामवर सिंह का दृष्टिकोण जो है एक अलग ही है, वो आलोचक है, इसलिए उनका जो दृष्टिकोण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे खुद से, जब तक आपके लिए मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन ये जो मुख्य कथन है आप देख लीजिए, इससे जो है आपका 90% काम पक्का हो जाएगा। देखिए, इतिहास और आलोचना के लेखों में रूपवाद या कलावाद का विरोध ज़्यादा है, क्योंकि उस दौर की ऐतिहासिक आवश्यकता यही थी। आगे चलकर यदि उसकी उपेक्षा की गई और अति वामपंथी की आलोचना की और विशेष ध्यान दिया गया तो स्पष्ट है कि मेरी नज़र में साहित्य वातावरण बदल चुका था। कहना ना होगा, इसमें ये बात कही गई है, और पृष्ठ संख्या 17 है। नई कविता के अंदर मुझे अज्ञेय और उनके मंडल के कवियों से भिन्न एक दूसरी परंपरा का एहसास तो 1956 से 57 से ही था, और मैं यह महसूस करता था कि उस दूसरी परंपरा की सबसे समर्थ प्रतिभा मुक्तिबोध है। इस आशय के 2 छोटे छोटे लेख मैंने तभी लिखे थे, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप दिया 1968 में प्रकाशित कविता के नए प्रतिमान में, जिसके केंद्र में अंधेरे में जैसी फंतासी वाली लंबी कविताओं के रचयिता मुक्तिबोध थे। तो देखिए, जो मुक्तिबोध है, कविता के नए प्रतिमान में मुक्तिबोध को केंद्र बिंदु के रूप में लिया गया है, और इनकी जो भी रचनाएं हैं, इनकी जो भी रचनाओं की शैली है, मतलब वह समाज को क्या बताना चाहते हैं अपनी रचनाओं से, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें मुक्तिबोध को माना गया है। बात बात में बात, पृष्ठ संख्या 193 में। और देखिए क्या है, यदि किसी युग में बहुसंख्यक समाज में परंपरा का जीवित बोध हो तो संभवतः साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही न रहे। जिस जाति के लिए संपूर्ण परंपरा एक जीता जागता वर्तमान सत्य हो, उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो अलग से इतिहास लिखने की प्रणाली नहीं थी उसका एक कारण संभवतः यह भी था, उस युग के अधिकांश लोगों के लिए सारा अतीत साहित्य बहुत कुछ समसामयिक जैसा रहा होगा, और बहुत संभव है कि वे संपूर्ण साहित्य परंपरा को समसामयिक या ग्रहण करके रसास्वादन करने में समर्थ रहे होंगे। इतिहास और आलोचना में यह बात कही गई है, और 161 में यह बात कही गई है। और देखिए क्या है, कायदे से परंपरा का कोई भी मूल्यांकन किसी तरह तथाकथित वस्तुगत वास्तविक ज्यों का त्यों
परंपरा जैसी थी वैसे ही न किसी ने रखा है और न कोई रख सकता है। व्याख्या मात्र किसी न किसी पक्ष, किसी न किसी दृष्टि की हुआ करती है और यह पक्ष या दृष्टि किसी न किसी वर्ग हित की ही हुआ करती है। आलोचना और विचारधारा में ये बात कही गई है। देखिए, नामवर सिंह का जो दृष्टिकोण है वह मतलब यह स्थापित करने की कोशिश है कि जैसे जैसे समय बदलता है, कविता की विचारधारा बदलती है, कविता करने वाले बदलते हैं, समय का बदलाव और मतलब युगों के परिवर्तन के साथ साथ जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन आता है। प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई ना कोई देसी भाषा अवश्य रही है और यही देसी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती है। छंदस की भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया और फिर संस्कृत अपने समय की देसी भाषा के सहयोग से प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी रूढ़ी दूर करने के लिए लोक भाषा की सहायता लेनी पड़ी और फलतः भारतीय भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देसी भाषाओं को जन्म दिया। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये बात इसमें कही गई है। और देखिए, जो भी मतलब कथन है उसकी पृष्ठ संख्या भी दी गई है और ये महत्वपूर्ण कथन है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। दूरी बनाए रखना है प्राचीन कृत्यों से, हम अभिभूत न हो जाएं, डूब न जाएं। किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यह तरीका नहीं है कि अब उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाएं जाएं। मेरी दृष्टि में किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि हम उसमें और अपने में बराबर अंतर समझें। कालिदास को किसी तरह खींचतान करके सामंत विरोधी साबित करना कालिदास का सम्मान नहीं है। कालिदास के अंतर विरोधों को साफ उद्घाटित करना कि कालिदास उस दौर के संस्कार से स्त्री पुरुष के संबंध में राजाओं के व्यवहार से भली भांति परिचित थे, प्रभाव में थे, इसीलिए उनसे मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं था, यह ज़्यादा उचित होगा। आलोचना और विचारधारा में ये बात कही गई है। तो देखिए, इनके जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, इनके पुस्तकों में जो जो कथन महत्वपूर्ण दिए गए हैं वह सारे के सारे आपको एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलिए। सृजन से ग्रहण तक संप्रेषण की समग्र प्रक्रिया में काव्यकृति निरंतर उपजती और उपजाई जाती है। यह उपज ही उसका जीवन है। इसी का दूसरा चालू नाम प्रासंगिकता भी है। किसी कृति को उसके जड़ पाठ से मुक्त करना ही उसकी प्रासंगिकता है। जड़ पाठ शब्द से ऐतराज हो तो नित्य पाठ कह लीजिए। नित्य अर्थात समय सिद्ध मुक्ति पाठ से ही नहीं, संदर्भ से भी संदर्भ यह इतिहास है जिससे कोई कृति जन्म लेती है और उस इतिहास के साथ आगे भी विकसित होती है। वह विकास की उसकी मुक्ति है। और वाद विवाद में यह बात कही गई है पृष्ठ संख्या 71 में। देखिए, ये लेक्चर हो सकता है बहुत बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि केवल और केवल कथन है और जब तक हम कथनों की गहराई को नहीं समझेंगे ये हमारे लिए मतलब बोरिंग ही रहेगा। देखिए, कथनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब तक आप इसको खुद से 3 से 4 बार रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आपको ये कथन शायद याद भी ना रहे। और मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो बोल बोल के पढ़िए, क्योंकि जब आपकी जो मुंह चलता है और जब उसको कान सुनता है, जब मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो ये सारी चीज़ें जो है याद होने लगती है कि बार बार जब एक चीज़ को बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है दिमाग में फिट बैठने लगती है। इसलिए बोल बोल के पढ़िएगा। और इसकी पीडीएफ, जैसा कि मैं टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ शेयर करता हूँ, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। पार्ट 1 में ही सारी की सारी बातें जो हैं हमें देखने को मिल जाती है। ये पार्ट 2 मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आधी बातें बताई थी, पार्ट 2 में मैं पूरी बातें बता रहा हूँ। कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है। कहानी, नई कहानी, कहानी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए नामवर सिंह जी कहते हैं, लोगों की यह धारणा
गलत है कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को लेकर चलती है, इसलिए उससे बड़ी बात कही ही नहीं जा सकती। कहानी जीवन के टुकड़े में निहित अंतर्विरोध, द्वंद्व, संक्रांति अथवा क्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करती है और ठीक ढंग से पकड़ में आ जावे पर खंडगत अंतर्विरोध भी बृहत अंतर्विरोध के किसी न किसी पहलू का आभास दे जाता है। तो ये बात कही गई है कहानी नई कहानी में, ये बात कही गई है और नामवर सिंह से ही मतलब सारे संबंधित पॉइंट है। नई कहानी में बिंबों और सांकेतिकता का अपना अलग अलग महत्व है। नए कहानीकारों ने बिंब विधान का सहारा लिया है। बिंब आधुनिक युग में कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है और आंचलिक कहानियों में बिंबों द्वारा निर्मित वातावरण से जीवंत बनी है। सांकेतिकता के संबंध में नामवर सिंह का कथन है, नई कहानी का समूचा रूप गठन और स्ट्रक्चर और शब्द गठन टेक्सचर की सांकेतिकता है। कहानी नई कहानी में ये बात कही गई है। देखिए क्या है, बिंब जो होते हैं वे हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो इमेज जो है बनने लग जाती है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तो वही होता है बिंब। तो उसी के माध्यम से आजकल जितनी भी कहानियां हैं वह कहानियां जो हैं हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सके और खुद से रिलेट कर सके। तो वही है बिंब। तो आप बिंब में कभी कंफ्यूज मत होना। आगे वे कहते हैं, नई कहानी संकेत करती नहीं बल्कि स्वयं संकेत है। कहानी नई कहानी में ये बात कही गई है। और नामवर सिंह आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन अर्थ विश्लेषण के आधार पर कहते हैं, कविता के नए प्रतिमान में प्रतिमान की तलाश करते हैं। जिस तरह व्याकरण भाषा के शब्द नहीं बनाता, उसी तरह आलोचक भी काव्य में मूल्यों का निर्माण नहीं करता। शब्दानुशासन के समान ही काव्यानुशासन भी अनुशासन है और शासन नहीं, इस अनुशासन के आधार पर नए काव्य सृजन में निहित मूल्यों का प्रतिभिज्ञान या पहचान है। कविता के नए प्रतिमान में की भूमिका में ये बात कही गई है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं और इन कथनों से प्रश्न बनने लगभग तय ही होते हैं और बनते भी हैं, क्योंकि कथन कारण के प्रश्न जो हैं आपको पता है कि कुछ वर्षों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जिस तरह से यूजीसी का ट्रेंड बदला है, उन्होंने मतलब एग्ज़ाम को लेंदी कर दिया है। तो ये जो प्रश्न है अगर आपने पढ़े होंगे और याद होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप फिर किसी भी प्रश्न को एक बार पढ़ के आंसर दे पाएंगे। दूसरी, परंपरा की खोज। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें प्रयास परंपरा की खोज कहीं है, संप्रदाय निर्माण कहीं है। और देखिए क्या है, नहीं, यह तो पंडित जी की कृतियों का आलोचना है, न मूल्यांकन दूसरी परंपरा की खोज की भूमिका से ली गई है। तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे नामवर सिंह से संबंधित, वह सारे के सारे जितने भी उनके महत्वपूर्ण कथन थे वह हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से देख लिया। और इसकी जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने दे रखी है। तो देखिए हमने पार्ट 1 में दिखा देता हूं मैं, हमने पार्ट 1 में इसकी जितने भी थे आधे कथनों को पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने सारे कथनों को देख लिया। तो देखिए नामवर सिंह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे उसको हमने देख लिया। आप इसको रीड जरूर करना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट जो है याद हो जाएंगे। देखिए टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको पढ़िएगा। और जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम पे मैंने, अगर आप नेट के अभ्यर्थी हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं पे भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी है। प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब बहुत सारी जितना कंटेंट आपको चाहिए सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप उन कंटेंट्स को केवल पढ़ लीजिए 2 से 3 बार, आपका काम यहीं से हो जाएगा। तो देखिए आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे शेयर कीजिए, ठीक है, उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि क्या है,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रयास करूं और भी ज़्यादा अच्छा जुड़ सकूं आप लोगों को, और भी मतलब जितना बढ़िया हो सके कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए कंटेंट के साथ। आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे और क्या मतलब किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। तो कमेंट करके बताइए, और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग जो अपना सपोर्ट है बनाए रखिए। धन्यवाद।